रिजर्वेशन ऑफ नेम से स्टार्ट करना था अपने को, करेक्ट है ना, यहीं से करना था। अच्छा 9 जून को, एज फार एज आई रिमेम्बर, यस 9 जून को आप लोगों का टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आएगा, ठीक है। तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1 में तो आज सच कुछ है नहीं खास ज्यादा, ठीक है। ये चैप्टर 2 है आपका, आप आए नहीं थे चैप्टर 1 में ना। चैप्टर 1 में आपका टाइप्स ऑफ एंटिटीज बताया हुआ है, आप एक बार पढ़ना, रीडिंग मारना, नोट्स ले लेना बाहर से, ठीक है। और आपको नहीं कुछ समझ में आता है whatever, तो आप मुझसे अलग से पूछ लेना उसके लिए, ठीक है। हालांकि उसमें इतना कुछ है नहीं, हो जाएगा। चैप्टर 1 हाँ इन लोगों से पूछ लेना, थोड़ा इनका भी टेस्ट हो जाएगा, इन्हें कितना समझ में आया है, ठीक है। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके मतलब इस हफ्ते में आपको प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा कि टेस्ट ऐसा ना रहे कि मतलब आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। टेस्ट मतलब एक्चुअली टेस्ट देना है कि आपकी तरफ से वो 2 चैप्टर्स आर डन, ठीक है। प्लस मंडे को अब अपन रखेंगे आपकी राइटिंग क्लास, ठीक है। ये यहाँ तक जितना भी हो गया है वो आप संडे को पढ़िएगा, सिर्फ आपको रीडिंग मार के आनी है, ठीक है। 1 से 2 बार चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जहां तक हो गया है वहां तक सिर्फ आप क्या करेंगे, रीडिंग मारकर आएंगे 2 बार, ठीक है। 2 बार जस्ट रीड ऑल दोज पेजेस एंड देन वील हैव आवर राइटिंग क्लास ऑन मंडे, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसमें पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो है आपका रिजर्वेशन ऑफ नेम। देखिए रिजर्वेशन ऑफ नेम बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपकी कंपनी के लिए जब भी आपको नाम रिजर्व करना है तो 2 केसेस हो सकते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं कि जब आपने नई नई कंपनी बनाई है, जब आपने कोई नई कंपनी बनाई है यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही हो रही है, ठीक है। तो उस केस में तो आप स्पाइस यानी कि INC 32 फाइल करते हो, उसके साथ साथ ही क्या हो जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा उसमें। नेम अवेलेबिलिटी के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। लेकिन इसके अलावा बाद में भी तो नाम चेंज कर सकते हैं ना, एग्जिस्टिंग कंपनी भी तो हो सकता है कि नाम चेंज करना चाहे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म होता है रन, रिजर्व यूनिक नेम रन, ठीक है। जब भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी को बाद में नाम चेंज करना होता है तो उसे कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है, रन, ठीक है। और कोई नई कंपनी है तो उसके लिए तो क्या है, स्पाइस ऑलरेडी इज देयर, INC 32 इज ऑलरेडी देयर, तो उसमें सारे की सारी चीजें एक ही फॉर्म में कंप्लीट हो जाती हैं, आपको अलग से कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब भी आप अप्लाई करते हैं, जब भी आप अप्लाई करते हैं फॉर नेम अवेलेबिलिटी तो आपका नाम थोड़े दिनों के लिए फ्रीज हो जाता है, यानी कि अगले इतने दिनों तक ये नाम के लिए अगर कोई और अप्लाई करता है तो उसको ये नाम नहीं मिलेगा, तो उसको ये जो नाम है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि जब तक ये पूरा का पूरा फॉर्मेलिटी कंप्लीट होता है उस बीच में भी तो कोई और नाम लेके जा सकता है ना, करेक्ट है। तो इसलिए जो भी, क्या है दिक्कत, ठंड लग रही है, ओके। तो जब भी कोई नई कंपनी अप्लाई करती है तो उसका नाम जो है वो रिजर्व किया जाता है बाय ROC, कितने दिनों के लिए, 20 डेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पुरानी कंपनी है और वो नाम चेंज कर रही है तो उसके लिए ये नाम रिजर्व होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है। चार्ट बनाएंगे, क्या क्या पढ़ा हमने अभी, हमने ये पढ़ा कि जब भी आपको नाम रिजर्व करना है तो उसके लिए 2 तरीके हैं, INC 32 या फिर चेंज ऑफ नेम के लिए, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी अगर बाद में नाम चेंज करना चाहती है तो क्या फॉर्म है उसके लिए, रन रिजर्व यूनिक नेम
ठीक है। और जब भी हम नाम रिजर्व करते हैं तो फॉर द न्यू कंपनी दिस नेम इज रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days, बट फॉर एन एग्जिस्टिंग कंपनी व्हेन दे आर चेंजिंग द नेम दिस नेम इज रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days. For a new company it is 20 days. For existing company in the case of change of name it is 60 days. Please write it down. इनकॉर्पोरेशन के वक्त पर INC 32, चेंज ऑफ नेम के वक्त पे रन, फटाफट लिखिए फटाफट, हाँ जल्दी चलने चाहिए। इनकॉर्पोरेशन के वक्त पर INC 32, चेंज ऑफ नेम के लिए रन। नई कंपनी के लिए ड्यूरेशन ऑफ फ्रीजिंग फॉर द नेम इज 20 days, and for existing company in the case of change of name it is 60 days. Quickly. Fine. Now, what are some common reasons for rejection of name of a company? What are some common reasons for rejection of name of a company? कि ROC किन reasons से आपका नाम जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, गलत डिटेल्स बताई हैं, तो जो रिजर्व नेम है वो क्या हो सकता है, आपके लिए रिजर्व किया था लेकिन बाद में भी उनके पास में अधिकार है कि वो इसको कैंसिल कर सकते हैं। ROC आपको अलॉटेड नेम भी क्या कर सकता है, आपका रिजर्व नेम भी क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर ये नाम रिजर्व करवाया था, ठीक है। इसके अलावा यू शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, ठीक है। कंपनी के ऊपर 1 लाख तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। फर्दर, अगर एक कंपनी अब इस नाम के साथ में इनकॉर्पोरेट ही हो चुकी है, ये नाम जो नहीं दिया जाना चाहिए था, पर ROC ने ये नाम दे दिया है और ये कंपनी अब इस नाम के साथ में इनकॉर्पोरेट भी हो गई है, करेक्ट। तब ऐसे केस में कंपनी को मौका दिया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, वो अपना पॉइंट रखेगा, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद ROC जो है वो उसे डायरेक्ट करेगा कि देखिए भाई आप अगले 3 महीने के अंदर अपना नाम बदल लीजिए, 3 महीने का वक्त है आपके पास में, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। वाई? बिकॉज इट इज रिजेंबलिंग टू सम अदर कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर एक्शन लिया जा सकता है टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी या फिर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। 3 actions can be taken by the ROC in case जब भी उन्होंने नाम दिया है जो वो नहीं देना चाहिए था, गलत इंफॉर्मेशन, गलत डिटेल्स देकर अगर ये नाम ले लिया गया और अब क्या हुआ, कंपनी इनकॉर्पोरेट ही हो चुकी है उस नाम से जो नाम नहीं दिया जाना चाहिए था बाय दी ROC। इन दैट केस वो आपको नोटिस देगा। कल ही हमने वो केस डिस्कस किया था, आनंद ज्वेलर्स का नोटिस आया था, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको वार्निंग दी जाएगी कि आपके पास में इतना समय है, 3 महीने है, यू कैन चेंज द नेम बाय पासिंग ऑन एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और अदरवाइज ROC के रिकॉर्ड्स में से, कंपनी के रिकॉर्ड में से आपका नाम ही स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। कंपनी का जो रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें पूरा डिटेल होता है, कंपनी के नाम होते हैं, ROC अपने रिकॉर्ड में से आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा या फिर आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर निकाल देगा, अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो। इसके अलावा पेनल्टी कितनी लग सकती है गलत इंफॉर्मेशन के लिए? 1 लाख तक की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग सकती है। क्विकली चार्ट, फटाफट, एकदम फटाफट, आधा मिनट भी नहीं लगना चाहिए, क्विकली। रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन 1 लाख पेनल्टी। ROC, नीचे वाली लाइन में क्या लिखेंगे? ROC, राइट एरो, ROC, चेंज ऑफ नेम 3 months, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन OR, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन स्ट्राइक ऑफ, थर्ड लाइन वाइंडिंग अप। समझ में आया? चार्ट समझ में आया क्या लिखा है अपन ने? पक्का? ओके, नेक्स्ट इज सिचुएशन क्लॉज। नेक्स्ट इज व्हाट? सिचुएशन क्लॉज। नाउ
सिचुएशन क्लॉज का मतलब होता है कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में सिचुएटेड है, सिर्फ उस स्टेट का नाम मेमोरेंडम के सेकंड क्लॉज में आता है। पूरा डिटेल आता है क्या? पूरा एड्रेस? तो पूरा एड्रेस कैसे पता चलेगा कंपनी का? वो हम आईएनसी 22 में बताते हैं। जो पूरा एड्रेस जाता है वो कहाँ जाता है? आईएनसी 22 में जाता है। मेमोरेंडम में पूरा का पूरा एड्रेस नहीं जाता है, सिर्फ स्टेट का नाम जाता है इन दी सेकेंड क्लॉज। तो आरओसी के पास में क्या एड्रेस नहीं रहता? रहता है। कैसे रहता है? आईएनसी 22 में। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं सिचुएशन क्लॉज के लिए कि उस स्टेट का नाम जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वो सेकंड क्लॉज में मेंशन करना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट एड्रेस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड देयर इन, बिकॉज दिस सेक्शन सेज दैट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 दिनों के अंदर अंदर और उसके बाद हमेशा एट ऑल टाइम अ कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। A company must have a registered office. Now understand this point. यहाँ पर कह रहे हैं सेक्शन 12 में कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। तो आप तो मेमोरेंडम पहले बना रहे हो ना, तो आपको जब 30 दिन का समय है तो हो सकता है कि उस वक्त आपके पास में पूरा एड्रेस ना हो। करेक्ट है, इसलिए मेमोरेंडम में हमेशा हमेशा सिर्फ स्टेट का नाम, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हम इस स्टेट में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इसलिए शुरुआत में आपको सिर्फ स्टेट का नाम बताना है। एंड प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है उससे अगले 30 दिनों के अंदर उसे क्या करना है? अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, जिसका डिटेल उसे किसे बताना पड़ता है? आरओसी को बताना पड़ता है। और ये रजिस्टर्ड ऑफिस इसके बाद में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, फॉर आरओसी, फॉर स्टेक होल्डर्स, एवरीवन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको बता रहे हैं कि अब आरओसी को भी आपको बताना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। हाउएवर इट मे बी नोटेड कि आपको आईएनसी 22 फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्पाइस फाइल किए हैं तो, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी, क्योंकि स्पाइस में नाम भी मिल जाएगा। ठीक है, एड्रेस भी बता दोगे, दिन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है स्पाइस में। करेक्ट है, तो इसलिए इनकॉर्पोरेशन के वक्त पर स्पाइस जाएगा, तो उस केस में आपको आईएनसी 22 अलग से फाइल करने की जरूरत नहीं है। आईएनसी 22 तब लगेगा अगर बाद में कभी आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो वो इंटीमेट करने का जो फॉर्म है वो फॉर्म कौन सा है? आईएनसी 22। याद रहेगा ये कौन सा फॉर्म है? आईएनसी 22। ठीक है, चलिए। Okay. Obligations of the company regarding the registered office. Obligations of the company regarding the registered office. यहाँ आपको बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि हर एक कंपनी अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, अपना नाम और अपना एड्रेस जो है वो आते जाते बोर्ड होना चाहिए, जो आते जाते लोगों को वो नाम दिखे। प्लस वट एवर कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट यू हैव, बिल्स हो गए, इनवॉइसेस हो गए, लेटर हेड्स हो गए, बिजनेस लेटर्स हो गए, एनी डॉक्यूमेंट, यू मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी विद अदर डिटेल्स लाइक कंपनी का एड्रेस, कंपनी का वेबसाइट है अगर तो उसका डिटेल, आपका सारी चीजें, आपका इनफैक्ट अगर आपका फैक्स भी है ना, फैक्स भी चलता है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। फोन नंबर, आपने कभी भी किसी कंपनी का अगर डॉक्यूमेंट देखा है तो लेटर हेड में आपने देखा होगा ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो वो अपने मन से कर रहे हैं क्या? नहीं, ये कंपलसरी है। ये क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आपके बिजनेस लेटर्स हो गए, बिल हेड्स हो गए, लेटर पेपर्स हो गए, इन सभी पर आपका नाम, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट करवाना पड़ेगा एंड इसी सेम पैटर्न को आपको पेंट करवाना पड़ेगा, फिक्स करवाना पड़ेगा अपने ऑफिस के बाहर एक ऐसी जगह पर जहां पर आते जाते लोगों को
आते जाते लोगों को ये डिटेल्स नजर आए। जैसे कि जब भी आप किसी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस विजिट करेंगे, इफ इट इज इन अ बिल्डिंग, इफ इट इज इन अ बिल्डिंग, तो आप देखोगे नीचे भी नाम लिखा होता है और ऊपर रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर भी लिखा होता है। ये जरूरी है, ठीक है। अगर आपका सेम बिल्डिंग ही है तो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वन बोर्ड विल डू। अगर एक ही बिल्डिंग है विच इज द रजिस्टर्ड ऑफिस, बट आजकल कैसा होता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स में होते हैं, एक छोटा ऑफिस होता है, तो वहां पर आपको दो जगह नाम मेंशन करना पड़ता है कि जब व्यक्ति अंदर घुसे तब भी उसको दिखे कि हाँ भैया कहाँ पर किस फ्लोर पर क्या डिटेल है, एंड ऊपर भी वहां पर आपका बोर्ड अफिक्स होना चाहिए, और ऐसी जगह पर होना चाहिए कि लोगों को आसानी रहे। बिकॉज जस्ट इमेजिन एक शेयर होल्डर को सारी डिटेल्स अगर चाहिए तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस ही विजिट करेगा, करेक्ट है। अब जब वो रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढने जा रहा है तो उसको आसानी होनी चाहिए वहां तक पहुंचने में, इसलिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ऑन दी बोर्ड, हो सकता है कि उस जगह की लैंग्वेज अलग हो, तो अगर वहां की लैंग्वेज अलग है तो आपको उस लैंग्वेज में, उस जगह की लैंग्वेज में, उन कैरेक्टर्स में भी क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पे मेंशन करना पड़ेगा अपना एड्रेस एंड डिटेल। समझ में आया? ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोकल लोगों को भी तो समझ आना चाहिए, इसलिए लोकल लैंग्वेज में भी आपको डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर आपकी कोई सील है तो वहां पर आपको अपना नाम एनग्रेव करवाना पड़ेगा इन लेजिबल कैरेक्टर्स, ठीक है। आपकी सील पर आपका नाम होना चाहिए, आपका नाम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका सिन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ईमेल एड्रेस, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट एड्रेस आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा अपने बिजनेस लेटर्स पे, बिल हेड्स पे, लेटर पेपर्स पे, एंड वो सारे नोटिस जिनके थ्रू आप सारा कम्युनिकेशन करते हैं ऑफिशियल पब्लिकेशंस में, आपकी ये सारी की सारी डिटेल्स जानी चाहिए। phone number, email address, fax, everything, your name, sin, everything must be mentioned in all the documentation from the company, ठीक है। नेक्स्ट, आपके द्वारा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आपके द्वारा अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, हुंडीज हो गए, है ना, ये एक्सचेंज किए जाते हैं तो इन पर भी आपका नाम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी एक वेबसाइट है, आपकी कंपनी की एक वेबसाइट है, फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस इट शैल डिस्क्लोज पब्लिश द नेम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल, नेम ऑफ द पर्सन, जो भी क्वेरीज जो है वो हैंडल करेगा वो वेबसाइट पे मेंशन करना जरूरी है। आपने देखा ही होगा ना, कॉन्टैक्टस, है ना, कोई भी कंपनी की आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर कॉन्टैक्टस लिखा होता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्टस किस लिए है, ताकि वहां पर ये सारी डिटेल्स किसी भी स्टेक होल्डर को आसानी से मिल जाए, ठीक है। फर्दर, इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, ओपीसी शैल बी मेंशन्ड अंडर ब्रैकेट्स। ये भी आपको पता है कि कोई भी वन पर्सन कंपनी है तो वहां पर ओपीसी मेंशन करना कंपलसरी है इन ऑल दी लेटर्स, इन ऑल दी बिल्स, एवरीथिंग, है ना। वेबसाइट है तो वेबसाइट पे एट एवरी प्लेस आपको ब्रैकेट में ओपीसी डालना कंपलसरी रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। चार्ट बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2, सिचुएशन क्लॉज, क्लॉज नंबर 2 सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे आप, स्पाइस ऑब्लिक INC 22 फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, ठीक है।
INC 22 मेंशन कर दिया, स्पाइस जाएगा तो फिर INC 22 नहीं देना पड़ेगा, बाद में कभी भी एड्रेस चेंज होगा तो आपको INC 22 फाइल करना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। एक कंपनी के पास में क्या होना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन से उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, प्लस आपको ROC को इसके बारे में जब भी चेंज होता है तो भी 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या बताना पड़ता है? INC 22 में चेंज एड्रेस बताना पड़ता है। इसके अलावा देयर आर सम ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसमें आपको बता रहे हैं कि आपको अलग अलग प्लेसेस पे, यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए और बोर्ड हो गया, वहां पर ये सारी डिटेल्स देना कंपलसरी होता है। कौन कौन सी डिटेल्स? आपका नाम, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका फैक्स नंबर, ठीक है, ये सारी डिटेल्स, सिन, एवरीथिंग यू मस्ट मेंशन। प्लस अगर वहां कोई और लैंग्वेज चलती है तो उस लोकल लैंग्वेज में भी आपको ये डिटेल्स वहां पर मेंशन करना जरूरी है। अगर आपकी कोई सील है तो उस पर आपको आपका नाम एनग्रेव करवाना जरूरी है। वेबसाइट है अगर, तो वेबसाइट पे भी आपको ये सारी डिटेल्स मेंशन करना कंपलसरी है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर पिछले 2 सालों में आपने कभी भी अपना नाम बदला था, अगर किसी कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपना नाम बदला है, तो इसका मतलब है कि अगले 2, जैसे आज मैंने अपना नाम बदला है, तो अगले 2 सालों तक मुझे अपने नए नाम के नीचे कंपलसरी होता है ये लिखना, फॉर्मली नोन एज विद द ओल्ड नेम। मतलब पहले हम इस नाम से जाने जाते थे। लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक? लोग तो अभी भी उसी नाम से जानते हैं, आपने तो नाम बदल लिया, अब लोग आपको पुराने नाम से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसलिए 2 साल तक जरूरी है कि आप नए नाम के नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर्मली नोन एज दिस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या मेंशन रहता है? पर्पस ऑफ द कंपनी, कि भाई हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है, हमारा इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। चलिए, सेक्शन 4 जो है वो बात करता है कंपनीज के बारे में कि भाई कंपनीज को अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अपना पर्पस बताना पड़ता है कि आखिर वो इनकॉर्पोरेट क्यों हुई है, उनका इनकॉर्पोरेट होने का पर्पस क्या है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हम अपना मेन बिजनेस तो बताते ही हैं, इसके अलावा मेन बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए और कौन कौन से काम हमें इंसिडेंटल जरूरी होते हैं वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? हमें अपना मेन बिजनेस तो बताना ही है, मेन ऑब्जेक्ट तो बताना ही है कि मेरा ये काम है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मेरे इस काम को करने के लिए मुझे और कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे माल इंपोर्ट करवाना पड़ेगा या मैं इसको एक्सपोर्ट भी करूंगी, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। तो आप इससे जुड़े हुए कोई भी काम जो भी करना चाहते हैं, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट आल्सो बी मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। या फिर इसके अलावा आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस बिजनेस को, करेक्ट है, तो आगे चलकर आपको आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज ना करना पड़े, इसके लिए जो भी फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, वो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट है, कोलगेट टूथपेस्ट बनाता है, तो वो मेंशन कर सकता है कि हम माउथ वॉश भी बना सकते हैं, हम टूथ ब्रश भी बना सकते हैं, या हम सोप्स में भी जा सकते हैं, कि हमारा ये प्लान है। नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल कि कोलगेट ये भी ऑब्जेक्टिव्स में डाल सकता है कि भैया हमारा ये लाइन ऑफ बिजनेस वर्कआउट कर गया तो नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन हमारा जो है वो सोप हो सकता है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट विच दे आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि अगर अभी डाल दिया तो आपको फ्यूचर में ऑल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेमोरेंडम को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? The acts beyond this ambit are ultra wise and hence void। अब ये बात समझिए कि जब भी हम एक मेमोरेंडम में उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखते हैं तो वो 2 तरीके से काम करता है, वो 2 तरीके से काम करता है। 2 तरीके से कैसे? एक तो पॉजिटिवली वो आपको ये बताता है कि ये कंपनी ये सारे काम कर सकती है,
मेमोरेंडम का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो पॉजिटिवली आपको ये बताता है कि ये कंपनी जो है वो ये सारे काम कर सकती है जो इसके मेमोरेंडम में डिफाइंड है, ठीक है। नेगेटिवली वो बताता है कि इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती, और अगर करती है तो वो वॉइड है, अगर करती है तो वॉइड है, अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड दी पार्स, यानी इसके अलावा कोई और काम करने की इजाजत ही नहीं है इस कंपनी को। सो पॉजिटिवली हम ये कह सकते हैं बहुत आसान शब्दों में कि ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो स्कोप, वो दायरा बता रहा है कंपनी का कि कंपनी इस काम को कर सकती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, लेकिन इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती, और अगर करना चाहती है तो उसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर बिना चेंज किए ही वो ऐसा कोई काम करती है विच इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, तो वो अल्ट्रा वायर्स कहलाएगा एंड इट विल बी वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। वो शुरुआत से ही क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, ठीक है, पक्का। चलिए नेक्स्ट, द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज दैट, अच्छा यहां पर जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर कंप्लीटली फ्री टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स, तुमको जो करना है तुम करो, बस इलीगल नहीं होना चाहिए। बाकी तुमसे कोई कुछ सवाल कर रहा है क्या, ये क्यों करोगे, वो क्यों करोगे, ये क्यों लिख रहे हो, नहीं, यू आर कंप्लीटली फ्री। द ओनली लिमिटेशन, द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी illegal against Companies Act 2013. Your objects must not be illegal. That's quite logical. ठीक है, चलिए। The objects are divided into two categories, जैसा कि मैंने आपको बताया, main objectives and any other matter considered necessary in furtherance thereof, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट्स के से रिलेटेड दूसरी एक्टिविटी जो मेन ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए जरूरी है वो, या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स कि हम फ्यूचर में ये काम करने के बारे में भी सोच सकते हैं, हम एक्सपेंशन के बारे में भी सोच सकते हैं, तो वो चीजें भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार क्विकली रीडिंग मारेंगे इसकी ऑब्जेक्ट क्लॉज की, फटाफट रीडिंग मारेंगे और चार्ट बनाएंगे। क्या लिखेंगे चार्ट में, मेन ऑब्जेक्ट्स, एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके अलावा एनी एक्ट बियॉन्ड दिस शैल बी अल्ट्रा वायर्स, दैट्स इट। फटाफट 2 लाइन लिखनी है बस, क्विकली। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो बताएगा मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ऐसे केस में इन द केस ऑफ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, वहां पर लाइबिलिटी क्लॉज बताएगा कि उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। क्या पढ़ा था हमने, दी अनपेड वैल्यू ऑफ दी शेयर। अगर 10 रुपए का शेयर है, मैंने अभी 8 रुपए ही पे किए हैं, तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी अब यहाँ कितनी हो सकती है, बचे हुए 2 रुपए। इससे ज्यादा कोई मुझसे मांग सकता है क्या, नहीं। Why? Because my liability is limited to the unpaid value of the shares given by the company. करेक्ट है, ये मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर ये कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो ऐसे केस में मुझे बताना पड़ेगा, ये यहाँ पर हम कुछ नया पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो गारंटर्स हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस किया है। गारंटी कंपनी क्या होती है, गारंटी कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स जो है वो गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वी प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट दिस मच ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पर इनकी लाइबिलिटी तब आती है अगर कभी भी ये कंपनी क्या होती है, वाइंड अप होती है। गारंटी कंपनी में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी आती है वो कब आती है, जब ये कंपनी
वाइंड अप होती है। तो एक गारंटी कंपनी के केस में इन्हें अपने मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में ये चीजें मेंशन करनी होती हैं कि जो गारंटर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कब तक रहती है ना। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिएगा। एक गारंटी कंपनी है, बोल रहे हैं कि वाइंडिंग अप के टाइम पे कंट्रीब्यूट करना होता है। क्या पहले से ही आइडिया नहीं लग जाता है कि ये नहीं चलने वाला है काम? क्या हर कोई जानबूझकर वो वाइंडिंग अप के पहले ही एग्जिट नहीं मारने की सोचेगा? एवरीबडी स्मार्ट है ना, करेक्ट। तो यहाँ आपको बता रहे हैं सम सिनेरियोज वेयर आपके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव लेफ्ट द कंपनी, राइट। आपके ऊपर गारंटी, वो जो कंट्रीब्यूशन है उसकी लाइबिलिटी आएगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपने ये कंपनी पहले ही छोड़ दी है, क्योंकि सबको समझ आ जाता है दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट और हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन ना देना पड़े इसके लिए समय से पहले क्या करेगा, कंपनी छोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए ये क्लॉज यहाँ पर डाला गया है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ इनका कहना है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा लाइबिलिटी क्लॉज में इन द केस ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी दैट द कंट्रीब्यूटर शैल बी लाइबल फॉर द अमाउंट अप टू ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जब वो कंपनी वाइंड अप होगी, जब वो मेंबर है तब तक, या फिर जब वो मेंबर है तब तक, या फिर within 1 year after he ceases to be a member, यानी कि वो उसकी मेंबरशिप कंपनी में खत्म हो जाती है, उसके बाद भी वो 1 साल तक लाइबल रहेगा टुवर्ड्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ द गारंटी कंपनी। कितने टाइम तक रहेगा लाइबल? 1 साल तक। कब से? आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। हालांकि अगर 1 साल निकल गया और उसके बाद में कंपनी वाइंड अप होती है तो लाइबिलिटी रही क्या? नहीं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं अब लाइबिलिटी आएगी किस किस चीजों की। पहली चीज कि जो भी, जब वो मेंबर था उस दौरान जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, उस दौरान जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, जो भी डेट थे, लाइबिलिटीज थे ऑफ द कंपनी, या फिर ऐसे डेट्स और लाइबिलिटीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आए हो बिफोर ही सीज टू बी अ मेंबर, यानी उसकी लाइबिलिटी तो 1 साल बाद तक की है, लेकिन सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के लिए है जो एंटर किए गए थे ड्यूरिंग हिज मेंबरशिप। समझ में आया? मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया है उसकी लाइबिलिटी मेरी है क्या? नहीं। लाइबिलिटी का ड्यूरेशन 1 साल तक बढ़ा हुआ है, लाइबिलिटी का ड्यूरेशन 1 साल तक बढ़ा हुआ है आफ्टर आई सीज टू बी अ मेंबर ऑफ दिस कंपनी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके लिए मेरी लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि उस 1 साल के लिए मेरी लाइबिलिटी नहीं है जिस दौरान मैं इस कंपनी में नहीं थी। करेक्ट है? समझ में आया? आई एम ओनली लाइबल टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप और एनी काइंड ऑफ डेट और ऑब्लिगेशन आई हैव एंटर्ड इनटू और द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, है ना, ड्यूरिंग माय मेंबरशिप। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ था ड्यूरिंग माय मेंबरशिप, उसके लिए आई बी लाइबल ऑल्सो आफ्टर 1 year हैज सीज्ड ऑफ माय मेंबरशिप, मतलब 1 साल मेरा निकल चुका है। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर वाइंडिंग अप का जो खर्चा आएगा उसमें भी इसकी लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए लाइबल कब तक रहेगा? सिर्फ मेंबरशिप तक की, लेकिन वाइंडिंग अप के चार्जेस तो बाद में आ रहे हैं, तो उसका खर्चा तो देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस ही ये हुआ था शुरुआत में। कंट्रीब्यूशन करते वक्त प्रॉमिस ही ये होता है कि गारंटर क्या करेगा, वाइंडिंग अप के खर्चे उठाएगा। सिर्फ एक्सेप्शन क्या पढ़ा अपन ने कि वो जिस दौरान यहाँ पर नहीं था 1 साल में, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का खर्चा ये नहीं उठाएगा। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट आप देखोगे कि भाई काइंड ऑफ लाइबिलिटीज किस किस तरीके से प्रेस्क्राइब रहती हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो हम स्किप कर रहे हैं इसे, दिस इज रिपीटेड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल क्लॉज। इससे पहले लाइबिलिटी क्लॉज क्विकली 2 लाइन में सम अप कर दीजिए। लाइबिलिटी क्लॉज, द 4th क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, लाइबिलिटी क्लॉज, फटाफट
यहाँ पर आपको एक ही चीज मेंशन करनी है। क्या मेंशन करनी है? गारंटी कंपनी का 1 साल वहां पर लिख दीजिए फटाफट। आपको लिखना है, चार्ट बनाना है क्विकली। लिमिटेड बाय शेयर्स, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, राइट एरो, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, limited by guarantee, right arrow, 1 year after membership. Within 1 year, within 1 year of membership. ठीक है, थर्ड लाइन में लिखना वाइंडिंग अप कॉस्ट एंड चार्जेस, वाइंडिंग अप कॉस्ट एंड चार्जेस। और वो 1 year वाले में ब्रैकेट में लिखना ओनली टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स, only towards या for contracts during membership। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज आपको बताता है कि एक कंपनी में कितनी शेयर कैपिटल, बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल। अब समझिएगा, ये आप लोगों ने कॉमर्स में पहले भी पढ़ा होगा, है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना, पेड अप कैपिटल, वही है। तो यहाँ आपको ये क्लॉज ही बताता है कि ये कंपनी कितना पैसा मैक्सिमम उठा सकती है मार्केट से, इससे ज्यादा पैसा ये नहीं उठा सकती। और अगर इससे ज्यादा पैसा इसे कभी उठाना है तो इसे फिर क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि तो कितना भी लिख दो ना, यहाँ पे आगे चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट है। यहाँ तो कितना भी लिख दो, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा आज आप एक ऐसा इमेजिनेटिव नंबर लिख दो जहां तक हमें मालूम है कि यहाँ तक तो हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं, कभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पता मैं अगले 5 साल में कहा क्या क्या, कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते लोग? ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो ऑथराइज कैपिटल अपन बताते हैं ना, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जाती है आरओसी को। तो तुम अभी से ज्यादा बता दोगे, तुम ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो कि बाद में यार ऑल्टरेशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम का, ये रेजोल्यूशन, वो मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, इस सबसे बचने के लिए अपन तो अभी ही क्या करते हैं, ज्यादा मेंशन कर देते हैं। तो नहीं नहीं भाई, आपको ना अभी पता नहीं आपको इतना पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, तब आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन आपको अभी ही क्या करना पड़ रहा है, फिर इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट परसेंटेज में करना पड़ेगा। तो वो आपको भारी पड़ेगा, खर्चीला पड़ेगा। इसलिए लोग जितनी जरूरत होती है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर कि हाँ अगले इतने समय में हमें इतने की जरूरत पड़ सकती है, उतना ही मेंशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेंशन की जाती हैं 2 चीजें। ठीक है, एक तो आपका टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, विच इज यूजुअली 10 रुपीज, विच इज यूजुअली 10 रुपीज। ऐसा क्यों होता है ये आप सभी गाइडलाइंस में देख लेंगे, वहां मेंशन्ड है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ सिंगल शेयर ऑफ अ कंपनी शुड बी इतना होना चाहिए, इतना, 1 रुपए और 10 रुपए वाला प्रोविजन रहता है आपका, दैट यू विल रीड दैट सभी गाइडलाइंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ बोल्ड में बताया गया है कि किसी भी कंपनी का कैपिटल क्लॉज किस तरीके से डिफाइन होता है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। इस तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक शेयर कितना है और टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना है, ये आपको वहां पर मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, इससे ज्यादा कम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर कभी आपको एप्लीकेशन इतने कैपिटल से ज्यादा के आ जाते हैं तो
लोगों ने आईपीओ में ज्यादा पैसा लगा दिया तो आपको क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है, वो पैसा वापस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आपके पास में इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ दिस नॉमिनल वैल्यू, और इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, फिर आपको डिवाइड करके सेपरेटली बताना पड़ेगा। और अगर अभी आपका कैपिटल जो है वो पूरा पेड अप नहीं है, तो पेड अप कैपिटल कितना है वो भी अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लास्ट क्लॉज, ये लिख लेंगे फटाफट। कैपिटल क्लॉज इजी है बहुत, यहां पर आप सिर्फ लिख लीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, बस एक लाइन लिखिएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि ऑथराइज कैपिटल मेंशन की जाती है विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी की शुरुआत में सबसे पहले कौन कौन शेयर होल्डर्स थे, किन किन ने शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पर बता रहे हैं द नंबर ऑफ शेयर्स जो कि सब्सक्राइबर्स ने लिए हैं, यानी कि कम से कम एक शेयर तो एक सब्सक्राइबर को यहाँ पर लेना कंपलसरी होता है। और लास्ट पेज पे क्या होता है, उनका नाम लिखा जाता है, उनके फादर या स्पाउस का डिटेल लिखा होता है, साइन होते हैं, एंड नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम। ये लास्ट पेज पे ऐसे टेबल होता है जिसमें पूरा मेंशन होता है, प्लस यहाँ पर इनका एक विटनेस सिग्नेचर भी होता है। वो विटनेस बेसिकली ये एक्सप्रेस कर रहा है कि ये सारी चीजें मेरे सामने ही हुई हैं, ये जो सिग्नेचर्स हुए हैं ना ये मेरे सामने हुए, ऑल दिस इज नॉट फर्जी बेसिकली। ठीक है, ये सब ऑन पेपर पे किया हुआ काम नहीं है। आई हैव सीन दीज पीपल हैव साइंड इन फ्रंट ऑफ मी। कल को अगर ये कंपनी फर्जी निकलती है तो इस विटनेस को भी क्वेश्चन किया जाएगा, एंड ही कैन नॉट से दैट आई हैव नेवर सीन दीज पीपल। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विटनेस करने का मतलब ही ये है। ठीक है, चल तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सबसे पहले सब्सक्राइबर्स ने कितने शेयर्स लिए हैं वो मेंशन किया जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर कंडीशन है कि कम से कम एक शेयर तो सब्सक्राइबर को लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ 1% कंपनी आपको क्या बताना पड़ता है सब्सक्राइबर पेज पे, नॉमिनी का नाम, क्योंकि यहाँ तो एक अकेला यही है ना, करेक्ट है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बताते हैं कि उसके डेथ हो जाती है अगर, तो हु शैल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वी कैन से सब्सक्राइबर पेज कहीं ना कहीं क्या बताता है, फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी की डिटेल बताता है, दैट दीज आर द फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। करेक्ट, ओके। अब ये डिटेल में क्या क्या होता है, देखिए मैंने आपको ये बताया ही सही, नाम होता है सब्सक्राइबर का, उसके फादर या स्पाउस का नाम होता है। ठीक है, इसके बाद में पूरा एड्रेस, पैन नंबर, ऑक्यूपेशन एंड आपका सिग्नेचर, ये पूरा टेबल बना होता है ना, ऐसे 4-5 आपका कॉलम्स रहते हैं जिसमें आपका पहले नाम जाता है, फिर आपके फादर का नाम जाता है, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम। ठीक है, इसके बाद आपका पैन नंबर जाता है, आप क्या करते हो, लास्ट वाले में आपके सिग्नेचर होते हैं, सबके लास्ट वाले कॉलम में क्या होते हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद सबके नाम जब एंटर हो जाते हैं ना, उसके बाद में विटनेस का भी सिग्नेचर होता है। ठीक है, ओके। इफ अ सब्सक्राइबर इज अ कंपनी, तो उस केस में क्या होगा, उसका डायरेक्टर साइन करेगा। शेयर होल्डर कंपनी हो सकती है ना, हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में उस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो साइन करेगा, एंड जो लास्ट में विटनेस है वो डिटेल्स ऑफ दी सब्सक्राइबर शीट ऑथेंटिकेट करता है, जिसका मतलब ये है ऑल दीज थिंग्स हैज बीन डन इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम द विटनेस टू दिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल इज वॉइड। अब यहाँ आपको क्या बता रहे हैं कि अगर कभी भी कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम या अपने आर्टिकल्स में, इन द केस ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, ऐसा कोई क्लॉज डालती है जिसमें वो अपने मेंबर के अलावा किसी और को प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार देती है, दैट पर्टिकुलर क्लॉज शैल बी वॉइड। एक गारंटी कंपनी
नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो अपने प्रॉफिट सिर्फ मेंबर्स के साथ ही शेयर करेगी। अब रूल ही ये है इस कंपनी का। आप क्या सोच रहे हैं, आप स्मार्ट बन रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में ही, हम अपने आर्टिकल्स में ही ऐसा पार्ट डाल देते हैं। करेक्ट है। तो अगर आपने ऐसा किया भी है तो भी वो क्या कहलाएगा, वॉइड, वो वॉइड रहेगा। अब इसका लॉजिक समझिएगा कि सबसे ऊपर होता है कंपनीज एक्ट, उसके बाद आता है आपका मेमोरेंडम, उसके बाद आते हैं आपके आर्टिकल्स। अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन है इन दी आर्टिकल्स, यू विल रेफर दी मेमोरेंडम। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन कि भैया ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, तो अगर कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जाकर अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में कुछ लिखा है तो ओवरराइडिंग पार्ट्स किसके हैं, कंपनीज एक्ट के। अगर आर्टिकल्स में कुछ अगेंस्ट जा रहा है तो ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका है, मेमोरेंडम का। ठीक है, तो हिरार्की क्या है, सबसे ऊपर है एक्ट, उसके बाद है मेमोरेंडम, उससे छोटा क्या है, आर्टिकल। इंपॉर्टेंस इसी सीक्वेंस में दी जाएगी। ठीक है, चलिए। सो यहाँ आपको बता रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 शैल ओवरराइड द प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, अग्रीमेंट भी अगर आपने कोई किसी थर्ड पार्टी के साथ में साइन किया है, कोई रेजोल्यूशन साइन किया है जिसमें कुछ ऐसा लिखा है विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, तो वहां पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा किसका, कंपनीज एक्ट का। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, ओके, क्विकली चार्ट बनाएंगे अब इसका सब्सक्राइबर क्लॉज का। Details of subscribers, number of shares, minimum share to be taken is 1 और witness signature, बस इतना लिखना है यहाँ पर आपको। Details of subscribers, details of subscribers, number of shares taken, number of shares taken, minimum 1 share, minimum 1 share, last one witness signature। ठीक है, क्या विटनेस मर गया तो फिर अब तो क्या ही हो पाएगा। ऐसे तो आप सोचिए कि जो आप कंपनी का जब मेमोरेंडम चेक करते हैं सालों पुराना, तो उसमें तो ये शेयर होल्डर्स ही मर चुके होते हैं। ये डॉक्यूमेंट तो हमेशा यही चलता है, ठीक है। इसके बाद में शेयर होल्डर्स तो चेंज हो जाते हैं, दीज आर जस्ट फर्स्ट, जैसे प्रमोटर्स हुए, एक तरीके से ये कौन है, प्रमोटर्स है कंपनी के, पर ये एक समय के बाद अगर चले गए, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड में है। अब इतने सालों बाद जो नहीं रहा उसका तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम, इसमें आप लिखिए हिरार्की। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कंपनीज एक्ट, उसके बाद क्या है, मेमोरेंडम है, उसके बाद क्या है, आर्टिकल्स। आपको पता है जितनी भी फर्जी कंपनियां बनती हैं, जो ऑन पेपर कंपनीज होती हैं, उनका तरीका ही ये होता है काम करने का कि वो कभी भी रिकॉर्ड में वैसे भी अपना नाम देते ही नहीं है। और ये ट्रैप होता है, जैसे एक कंपनी बनाई, ठीक है, एक कंपनी में एक कंपनी के अंदर फिर एक और कंपनी है उसकी शेयर होल्डर, फिर एक और कंपनी है, फिर उस कंपनी ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, तो आप इतने पीछे हैं, समवेयर यू आर देयर, बट आपका फेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अभी आप देखोगे बहुत सारे जैसे सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज भी क्या कर रहे हैं, जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं,
वो क्या कर रहे हैं, कंपनीज बना के इस तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। ऐसे ही जो ये पैसा घूमता है ना, आपने देखा होगा नए नए चेंजेस आए थे कि है ना 2 लेयर से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सब्सिडरी के केस में ये चेंजेस आए वगैरह। ये क्यों आए थे? क्योंकि इस तरीके से ये लोग जाल बनाते हैं कंपनीज का कि ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि हु इज द एक्चुअल पर्सन बिहाइंड दिस। ये बात तो करेक्ट है दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट देयर इज समवन हु इज रनिंग द कंपनी, राइट? एंड ये लोग पीछे, कंपनी के पीछे छुप कर ये काम करते हैं कि कभी भी अगर कोई भी घोटाला सामने आता भी है तो हमारा फेस कभी सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है? और इन्हीं लूप होल्स को खत्म करने के लिए बार बार कंपनीज एक्ट में क्या हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेकर आओ, ऑडिटर को भी अब रोटेट करो वगैरह वगैरह। बट बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन आप कितना भी कर लीजिए, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि जब जो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं और जिनसे पैसा उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स दी कंपनी ही रहेगी, ना कि टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट। चलिए हम बात करते हैं एक ऑडिटर की, चाहे वो सेक्रेटरियल ऑडिटर हो या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, ठीक है? उनके लिए कहा गया है कि आप एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, आपको कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो अंदर बताना है। अब मुझे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताओ कि मैं तुम्हारी कंपनी की ऑडिटर हूँ, ठीक है? मुझे कोई भी गड़बड़ दिखती है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी उसके बारे में, पहले मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो तुम ग्रज नहीं पाल लोगे मेरे लिए। और मुझे पैसा किससे मिल रहा है? तुमसे मिल रहा है ना, तो मैं तुमसे दुश्मनी लूंगी क्या? अनलेस अनलेस मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे पास इतना काम है कि तुम मेरे हाथ से चले भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैक्सिमम केसेस में जो ऑडिटर्स होते हैं वो लॉयल होते हैं टुवर्ड्स दी कंपनी। इन लोगों की मैंने जितना देखा है, हम लोगों की सीन में ऐसा होता था, पहले ही एक इनफॉर्मल मीटिंग होती थी। जो एक्चुअली बोर्ड मीटिंग होती थी ना, वो तो सिर्फ एक एक्टिंग सॉर्ट ऑफ होती थी। लिस्टेड कंपनी थी ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, है ना, जिसमें मैं थी। तो वहां जब हम बोर्ड मीटिंग में मिलते थे, उसकी उसकी पूरी बातचीत पहले ही हो चुकी है कंपनी के बोर्ड रूम में कि ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं आप इसे चेंज कीजिए, नहीं ये सही नहीं लग रहा है, इस पे ये चीज और बढ़ाइए, ये खर्चा यहाँ भी कीजिए, ये कीजिए, ये सब हो चुका है, ठीक है? फिर एक्चुअली बोर्ड मीटिंग हो रही है तब तो क्या है, सिर्फ एक रिपीट टेलीकास्ट। दिस वॉज द प्रैक्टिस व्हाट आई विटनेस्ड इन माई कंपनी, ठीक है? ये लोग इस तरीके से काम करते थे, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड रहते थे वो मुझे पहले ही बता देते थे कि इसमें ये कर ले, ऐसा कर ले, वो कर ले, वैसा कर ले। फिर उस दिन सब मिलते थे, बढ़िया मीटिंग होती थी, 2 घंटे के अंदर मीटिंग होती थी, नीचे जाके खाना खाते थे एंड वी वर डन। कोई क्लैशेस नहीं है, कुछ नहीं। वाई? बिकॉज एवरीबडी इज कनेक्टेड, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसे हम स्टार्ट करते हैं कल से, ओके? मंडे मंडे वील हैव राइटिंग क्लास, पढ़कर आइएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक। याद करने का, ऐसे टेस्ट जैसा नहीं बोल रही हूँ, टेस्ट तो कब है? 9 तारीख को है, ठीक है? टेस्ट है 9th को आपका, 9 जून को आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तब तक जहां तक हो जाएगा, आई होप तब तक तो कंप्लीट ही हो जाएगा वैसे, ठीक है? तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको आएंगे 9th को। मंडे को क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी आपकी। तो उसके लिए आपको यहां तक, कहां तक? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक क्या करना है? जैसा मैं बोल रही हूँ, सिर्फ 2 बार रीडिंग, सिर्फ 2 बार पूरा का पूरा एक एक लाइन रीडिंग मारकर आनी है। एक बार घर पे मारना कल, एक बार जब परसों क्लास आओगे तो सुबह रीडिंग मार के आना, बस इतना करके आना, ठीक है? चलिए, थैंक यू।